Now, the another question is, if the sum of n terms of an AP is np plus 1 by 2 n into n minus 1 bracket q, where p and q are constants, find the common difference. मतलब किसी AP के अंदर हमें सम ऑफ n टर्म्स का एक्सप्रेशन ये गिवन है, हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा. तो स्टार्ट करते हैं. लेट स्मॉल a be the first term and small d be the common difference of AP. We are given Sn equal to np plus half n into n minus 1 into q. This is first equation. अब आपने 10th क्लास में किया है कि अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो हमें टू टर्म्स चाहिए होंगी कंटिन्यूस, दैट इज़ a2 माइनस a1. तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू a2 माइनस a1. अब a2 a1 कैसे आएगा? तो देखिए Sn है, इसमें आप n को 1 पुट कर देंगे और 2 पुट कर देंगे. ठीक है, इन इक्वेशन 1 वी गेट, जैसे हम 1 पुट करेंगे S1 आएगा, 1 पुट करते ही ये 0 हो जाएगा और यहाँ 1 आते ही ये P हो जाएगा. तो S1 की वैल्यू P आ गई. और S1 क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म. सम ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? A1, और इसको हम A से डिनोट भी करते हैं. अब S2 डालेंगे इसमें, S2 n को 2 डालेंगे तो S2 हो गया, 2P हो गया, और 2 डालते यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 माइनस 1 1Q हो गया, तो ये Q आ गया. तो यहाँ से आ गया 2P प्लस Q. तो S2 की वैल्यू 2P प्लस Q आ गई. अब आपने 10th क्लास में किया है, क्या किया है? A2 सेकंड टर्म निकालनी हो तो वो क्या होता है? S2 माइनस S1. तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म में से अगर सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी. ठीक है, तो S2 की वैल्यू 2P प्लस Q रख देंगे और S1 की वैल्यू यहाँ से P रख देंगे. जरा S1 की वैल्यू P सॉल्व करके ये P प्लस Q आ जाएगा. तो सेकंड टर्म जो है आपकी वैल्यू उसकी P प्लस Q आ जाएगी. अब नाउ D आपको पता है कॉमन डिफरेंस है, क्या होता है? A2 माइनस A1. A2 की वैल्यू P प्लस Q है और उसके बाद हमारे पास A1 की वैल्यू, ये रही A1 की वैल्यू P है, P से P कैंसिल हो गया और D कितना आ गया आपके पास? Q आ गया. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस तरह से आप कर सकते हैं. यस, एक कॉन्सेप्ट मैं और बता दूं आपको. इफ़ इन ए सीक्वेंस, अगर किसी सीक्वेंस के अंदर Sn दिया है an² प्लस bn, ठीक है, an² प्लस bn मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बट इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए. an² प्लस bn, तो ये जो सीक्वेंस होगी, अगर किसी सीक्वेंस के अंदर उसकी n टर्म का सम, ये एक्सप्रेशन है an² प्लस bn, देन द सीक्वेंस इज एन AP. तो सीक्वेंस आपकी क्या होगी? AP होगी विद कॉमन डिफरेंस 2a होगा. तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2a मीन्स 2 टाइम कॉफिशेंट ऑफ n² होगा. ये मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि पिछला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये Sn था. तो आप देखेंगे तो इसमें अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो इसके अंदर ये NP है, हाफ n² Q. ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है? n² Q. तो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, n की टर्म भी है और n² की टर्म भी है. अगर मैं बिना सॉल्व किए इसका आंसर देना चाहता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हाफ n². देखिए अगर इसको मैं रफ में करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जो ये टर्म बनेगी, ये बनेगी हाफ n² Q. ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें n² का जो कोफिशिएंट है वो हाफ Q है n² का. ठीक है, अब मेरा जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए इसके हिसाब से? ठीक है, इसके हिसाब से जो n² का कोफिशिएंट है उसका क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए. तो ये डबल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो देखिए आंसर क्या आ गया? Q. ये यहाँ पे आंसर आया आपका. तो आप इस तरह से इस कॉन्सेप्ट का यूज़ भी करके कॉमन डिफरेंस कर सकते हैं, बट आपको ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका यूज़ नहीं करना, आपको इस तरह से करना है. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप ऐसा कर सकते हैं. क्लियर हो गया कि अगर किसी सीक्वेंस में Sn an² प्लस bn होता है तो वो सीक्वेंस AP होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सिंपली n² के कोफिशिएंट का डबल होता है. तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया, इस तरह से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को. वी टेक अनदर क्वेश्चन. The sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 3n plus 8 bracket is to 7n plus 15 bracket. Find the ratio of their 12th terms. तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने स्टार मार्क कर दिया. ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है आपने 10th में किया हो, तो एक बार फिर से देख लेते हैं.
तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन दी रेशो दिस वन। तो 12 टर्म का रेशो हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा जो टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, ठीक है, उसमें a1 a2 d1 d2 मतलब फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंसेस सपोज करने होंगे। तो लेट a1 a2 एंड d1 d2 बी दी फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड AP respectively. Now we are given by the given condition we have sum of first n terms of first AP by sum of first n terms of second AP. ये कितना दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है 3n + 8 over 7n + 15. अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP क्या बनेगा, अगर फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 है तो क्या बनेगा n/2 ब्रैकेट 2a1 + n-1 ब्रैकेट d1 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या आएगा n/2। सिर्फ यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ a1 d1 है, यहाँ a2 d2 हो जाएगा। तो मतलब 2a2 + n-1 ब्रैकेट d2 ब्रैकेट क्लोज, ये सेम रहेगा, इसको टच नहीं करेंगे आप इस तरफ। इसके बाद सॉल्व करने के बाद देखेंगे n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप यहाँ तक बड़े आराम से आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ जाके आगे जो मैंने किया है आपको क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ा सा क्लियर करना होगा कॉन्सेप्ट। तो आप इसमें रफ में देखेंगे, इधर देखिए मुझे क्या फाइंड करना है इसमें, 12th टर्म का रेशो मतलब a1 + 11 d1 बाई a2 + 11 d2। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क है। अब क्या करूँ मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, और अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ, देखो मुझे यहाँ जाना है ना, अब मुझे यहाँ जाना है तो यहाँ a1 है, यहाँ पे तो 2a1 है और नीचे a2 है, यहाँ भी 2a2 है, तो मुझे ये 2 नहीं चाहिए। अब 2 नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ बाय 2, तो मैंने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा a1 + n-1/2, यहाँ 2 से डिवाइड करना होगा, d1 ऐसे नीचे आएगा a2 + n-1/2 इंटू d2, ये सेम रहेगा। अब फिर से मैं इसको फिर से कंपेयर करूँगा इससे, देखिए आपके पास a1/a2 है ना, a1 ऊपर है a2 नीचे, बिल्कुल मैच कर गया, यहाँ प्लस आ गया प्लस, ये प्लस आ गया प्लस आ गया, यहाँ d1 d2 भी आ गया, d1 d2 भी आ गया। बस एक चीज़ का फ़र्क है, ये वैल्यू मुझे किससे रिप्लेस करनी चाहिए, 11 से, क्यों, ऊपर नीचे 11 है, यहाँ भी ऊपर नीचे सेम वैल्यू है। तो हमें बस सिंपली क्या करना होगा, ये 11 को पुट कर देना होगा n-1/2 के सामने। तो पुट n-1/2 को क्या पुट कर देंगे 11, लेकिन यहाँ तो एक्सप्रेशन है नहीं, यहाँ भी तो n को रिप्लेस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे इस वैल्यू को 11 से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो आप n को क्या पुट करने जा रहे हैं, 23, 11 × 2 22 + 1 3 23 हो गया, तो n को 23 पुट करने जा रहे हैं, है ना, इन इक्वेशन 1। तो क्लियर हो गया, इधर इसको आप 11 पुट करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ n को आप 23 पुट करेंगे। कुल मिला के अगर n को सीधा भी 23 डालते हो तो ये सॉल्व करके 11 ही आएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद ये 11 d1 हो गया, ऊपर नीचे 11 d2, बाकी सेम इधर, और इधर n की वैल्यू को आप 23 पुट कर देंगे। सॉल्व करने के बाद ये 77 आएगा और नीचे 176 आएगा, और इसको हम कैंसिल करेंगे एक फैक्टर इसमें से 11 का। ठीक है, तो 11 7 और 11 16 हो जाएगा, 7/16। तो आपके पास क्या आ गया, 12th टर्म ऑफ फर्स्ट AP। अब ये क्या बना, ये बना 12th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, और ये क्या आया, 12th टर्म ऑफ सेकेंड AP, तो 7/16 आ गया। तो अभी इसका रेशो हम लिख देते हैं, ये रेशो क्या है, रिक्वायर्ड रेशो 7/16, यही तो रेशो चाहिए हमें। क्या क्वेश्चन था, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 12th टर्म्स। तो ये 12th टर्म फर्स्ट AP की है, 12th टर्म सेकेंड AP की है, तो ये देखिए रिक्वायर्ड रेशो क्या हो गया, 7:16। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। द इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹3 लाख इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। मतलब एक पर्सन है, फर्स्ट ईयर में उसकी इनकम 3 लाख रुपए की है, ठीक है, उसके बाद उसको इंक्रीज़ मिलता है 10,000 रुपीज़ का हर साल, ठीक है, या पर ईयर, और नेक्स्ट 19 ईयर्स तक मिलता जाता है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में उसकी जो इनकम है वो 3 लाख है, उसके बाद कितनी होगी, 3 लाख के बाद 3,10,000, 3,20,000, इस तरह से। फाइंड दी टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। तो उसको 20 ईयर्स में कितना पैसा मिल जाएगा या मिलेगा।
तो हम देखते हैं दी अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन इन वेरियस ईयर्स फॉर्म एन एपी। तो हमें पता चल गया यहाँ से, क्योंकि हर साल सेम इंक्रीमेंट होता है। अब सेम इंक्रीमेंट होता है 10,000 10,000 10,000, तो वो डी हो गया। और ए क्या हो गया, जो फर्स्ट टाइम उसको इनकम रिसीव हुई, दैट इज़ 3 lakhs। तो इसका मतलब जो अमाउंट्स वो रिसीव करेगा वेरियस ईयर्स में, वो एक एपी बनाएंगे। उस एपी की फर्स्ट टर्म, उस एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी, दैट इज़ ए, वो 3 लाख होगी, और डी 10 लाख होगा, 10,000 होगा सॉरी, और एन की वैल्यू 20 होगी। क्यों? क्योंकि 20 ईयर्स में उसको देखना है कितना पैसा उसको मिला। तो रिक्वायर्ड अमाउंट जो उसको रिसीव होगा, देयर फॉर रिक्वायर्ड अमाउंट दैट इज़ दी सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस ए पी। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 20 है, ये 20 आ गया, बाई 2a, ए की वैल्यू 3 लाख है, प्लस n माइनस 1, मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ 10,000। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ये 10 आ जाएगा, ये 6 लाख आ जाएगा, और ये 1,90,000 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 7,90,000, और ये 10 से इंटू करेंगे 79 lakhs हो गया। इसका मतलब देयर फॉर रिक्वायर्ड अमाउंट इज़ ₹79 lakhs। ये सिंबल रुपीज़ का आजकल दूसरा सिंबल यूज़ होता है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे आप वही यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉर्मली जो सिंबल है वो आजकल ये वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो आप इसका यूज़ भी करेंगे अगर आपके क्वेश्चन में दिखाई देता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ किया, इसलिए आंसर में भी यही सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने किए। तो आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, उसमें आप ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखना होता है, प्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान से करना है। 10th क्लास में क्या होता है, हम कहते हैं बच्चा छोटा है तो वो मिस्टेक कर देता है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट इज़ ओके, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ आपका प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।